कि बच्चों हम लोग यूनिट नंबर 5 पृष्ठ रसायन के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 12 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया था कि एंजाइम क्या होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको एंजाइम की क्रियाविधि भी समझाई थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपको मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि भाई एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से एंजाइम के बारे में लिख के आएंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। फिर देखिए उसके बाद आप एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को बताएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए। एंजाइम का कोलाइडी विलयन उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम के इन कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सी गुहिकाएं यानी कोटर या कैविटी होती है। इन कैविटी में सक्रिय समूह जैसे NH2, COOH, SHOH आदि होते हैं। ये निश्चित आकृति के होते हैं। ठीक है, यानी इनकी निश्चित आकृति होती है, ये भी आपको बताया हुआ है। आगे देखिए वे अभिकारक अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है इन कैविटी में एक ताले की चाबी के समान फिट हो जाते हैं, जो सक्रिय समूहों से क्रिया करके सक्रिय संकुल बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ है, जो विघटित होकर उत्पाद बनाते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि देखिए पद 1 में क्या होता है कि जो एंजाइम और अभिकारक, देखिए ई यानी एंजाइम और एस से हम डिनोट कर रहे हैं अभिकारक को। तो देखिए प्रथम पद में क्या होता है, एंजाइम और अभिकारक आपस में मिलकर एंजाइम अभिकारक संकुल ES इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, पद 2 में क्या होता है, पद 2 में क्या होता है, जो ये एंजाइम अभिकारक संकुल है जिसे हमने ES से दर्शाया है, ये टूट जाता है, विघटित हो जाता है और एंजाइम यूं का यूं ही रह जाता है और उत्पाद का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। आगे देखिए बच्चों आप इस तरीके से ये डायग्राम बना के भी समझा के आएंगे। भाई जब आप लोगों से पूछा जाए परीक्षा में कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए, तो इस तरीके से आप समझा के आएंगे कि किस तरीके से एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं और अंत में एंजाइम ऐसे के ऐसे बच जाता है और उत्पाद का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को भी परीक्षा में बना के आएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14, कोलाइडों को निम्न आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे कुछ आधार दिए गए हैं और उनके आधार पर हमें बताना है कि कोलाइडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए पहला देखिए घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा देखिए परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, तीसरा देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो ये ABC ये 3 आधार दिए गए हैं और इनके आधार पर हमें बताना है कि कोलाइडों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखिए बच्चों घटकों की भौतिक अवस्था, देखिए बच्चों घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइड होते हैं। और देखिए जो गैस विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है। तो देखिए बच्चों इन 8 प्रकारों को समझने की कोशिश करिए और ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं। देखिए ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, तो देखिए एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिक्षिप्त प्रावस्था, ये दिया हुआ है परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पे है कोलाइड का प्रकार और ये क्या है उसके उदाहरण। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है तो कोलाइड होगा ठोस सोल। उदाहरण देखिए कुछ रंगीन कांच एवं रत्न प्रस्तर।
क्लियर है। दूसरा देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो वो ऐसा कोलाइड होता है सॉल। और उदाहरण देखिए, प्रलेप, पैंट या कोशिका तरल। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है उसे बोलते हैं एरोसोल। उदाहरण देखिए, धुआं, धूल। ऐसे देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, जेल। कोलाइड कैसा होगा? जेल। उदाहरण देखिए, पनीर और जेली। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है उसे हम इमल्शन बोलते हैं या पायस कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड क्या कहलाते हैं? इमल्शन। उदाहरण देखिए, दूध, बालों की क्रीम और मक्खन। क्लियर है। आगे देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है उसे एरोसोल बोलते हैं। और देखिए, धुंध, कोहरा, बादल और कीटनाशक स्प्रे। और इसी तरीके से परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है उसे ठोस सोल कहते हैं। और उदाहरण देखिए, प्यूमिस पत्थर, फोम, रबर। क्लियर है। और इसी तरीके से देखिए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो उसे फोम बोलते हैं। ऐसे कोलाइड को फोम बोलते हैं। और देखिए, फैन, फेंटी गई क्रीम और साबुन के झाग, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। आगे देखिए, अब बी देखिए, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए बच्चों, यदि परिक्षेपण माध्यम जल है, देखिए समझिए, यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल। तो ऐसे कोलाइडों को क्या बोलते हैं? या तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल। ठीक है। तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो एल्कोसोल कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो बेंजोसोल कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम वायु है तो एरोसोल कहलाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अब सी देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो देखिए बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए, दो प्रकार के कोलाइड होते हैं। पहला देखिए, द्रवरागी कोलाइड, दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखिए, द्रवरागी कोलाइड क्या होते हैं? विलायक को आकर्षित करने वाले। और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? विलायक को प्रतिकर्षित करने वाले। क्लियर है। तो ये तीनों प्रकार के जो वर्गीकरण है ये आपको समझ में आए होंगे। चलें आगे। चलिए, अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे? देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये कुछ परिस्थितियां दी गई है कि इन परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे। तो देखिए, पहला क्या है? जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडसोल में से गमन करता है। दूसरा देखिए, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। और तीसरा देखिए, कोलाइड सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखिए बच्चों, क्या होगा आंसर? देखिए, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडसोल में से गमन करता है तो क्या होता है? टिंडल प्रभाव। दूसरा देखिए, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में जब NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो स्कंदन हो जाता है। और तीसरा देखिए, कोलाइड सॉल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? वैद्युत कण संचलन होता है। तो देखिए आंसर, देखिए इनका आंसर पहला क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी टिंडल प्रभाव होता है। दूसरे का आंसर स्कंदन। और तीसरे में देखिए, कोलाइडी कण गति करते हैं यानी क्या होता है? वैद्युत कण संचलन। ठीक है। और इन तीनों के बारे में हम पढ़ के आए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए, इमल्शन क्या है? विभिन्न प्रकार क्या है? प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें इमल्शन बताना है कि इमल्शन क्या होते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों को बताते हुए उदाहरण देने हैं। और देखिए, ये आपको मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंने आपको इमल्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैंने आपको कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो देखिए, हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे। देखिए, इमल्शन द्रव कोलाइडी निकाय होते हैं। इसमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। ठीक है, बताया हुआ है आपको। जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्शन या पायस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
इमल्शन दो प्रकार का होता है। पहला देखिए तेल का जल में परिक्षेपण यानी ऑयल इन वाटर प्रकार, और दूसरा देखिए जल का तेल में परिक्षेपण यानी वाटर इन ऑयल प्रकार। तो पहला देखिए तेल का जल में परिक्षेपण, यानी अब हम दोनों प्रकार के इमल्शनों के बारे में बताएंगे। तो देखिए तेल का जल में परिक्षेपण, तो देखिए इसमें जल परिक्षेपण माध्यम की तरह तथा तेल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहता है। और उदाहरण देखिए दूध है, वैनिशिंग क्रीम है, इन्हें जलीय पायस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब दूसरा बताएंगे आप कि जल का तेल में परिक्षेपण। तो देखिए इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम की तरह तथा जल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होता है। और उदाहरण देखिए मक्खन और कोल्ड क्रीम। और देखिए इस तरीके से आप ये दोनों डायग्राम बना के आएंगे, ये बना के आएंगे जल में तेल का, और ये डायग्राम बनाएंगे आप तेल में जल का। और देखिए बच्चों ये डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो तो जल है, और जल में जो गोल गोल बूंदे दिख रही है वो किसकी है? तेल की है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें देखिए जो आपको येलो कलर का, जो पीले कलर का जो आपको दिख रहा है वो तो है तेल, और तेल में जो छोटी छोटी बूंदें दिख रही है वो क्या है? जल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमल्शन के बारे में बताएंगे। चलें आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 देखिए विपायसन यानी डिमल्सिफिकेशन क्या है? दो विपायसक यानी डिमल्सिफायर्स के नाम लिखिए। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी पायस को पुनः इसके घटक द्रवों में बदलना विपायसीकरण कहलाता है। पायस यानी इमल्शन को उबालकर अथवा ठंडा करके अथवा अपकेंद्रित करके डिमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो आप ये लिख के आएंगे कि डिमल्सिफिकेशन या विपायसन क्या होता है। तो आप ये आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए साबुन की क्रिया पायसीकरण एवं मिसेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए बच्चों ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने आपको साबुन के बारे में साथ ही साथ किस तरीके से मिसेल का निर्माण होता है और किस तरीके से साबुन की अपमार्जन क्रिया होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, और उसी के बारे में हमें यहाँ लिख के आना है। तो देखिए आंसर क्या होगा, देखिए साबुन अथवा अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर आयनिक लवण समूह होता है, बताया हुआ है आपको। उदाहरण देखिए साबुन सोडियम स्टेरेट में यानी C17H35COONA में कार्बन परमाणुओं की एक संतृप्त सह संयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसे पूंछ कहते हैं, टैल कहते हैं, और एक आयनिक समूह COONA समूह होता है जिसे सिर यानी हेड कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि किसी भी साबुन की संरचना के दो भाग होते हैं। एक तो होता है टैल यानी जो सह संयोजी भाग है, सह संयोजी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसे टैल बोलते हैं, और जो आयनिक भाग है COONA जो आयनिक सिरा है उसे सिर यानी हेड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए साबुन तथा अपमार्जक के इस प्रकार के उपयुक्त संरचना वाले अणुओं का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, अर्थात यह सिरा जलरागी है, जबकि शेष अणु सह संयोजक है, अतः अध्रुवीय सिरा अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, यह जल में नहीं घुलता, अर्थात यह सिरा क्या है? जल विरागी है। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए इस तरीके से आप सोडियम स्टेरेट के बारे में बता के आएंगे। जो सोडियम स्टेरेट हमारा साबुन है, ये संरचना भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि देखिए बच्चों ये सोडियम स्टेरेट है। ठीक है, ये पूरा हो गया स्टेरेट आयन, यहाँ तक स्टेरेट आयन हो गया, और ये सिरा कहलाता है जलरागी सिरा, और ये वाला जो भाग है ये क्या होता है? जल विरागी। ठीक है, तो ये तो हो गया जलरागी शीर्ष। देखिए जलरागी शीर्ष को ऐसे दिखाते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं जल विरागी पूंछ को। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके से आप ये बना के आएंगे, और जल विरागी पूंछ और जलरागी शीर्ष को भी बता के आएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसे RCOO माइनस और M प्लस, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। RCOO माइनस आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका COO माइनस समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब वहाँ पे सामान्य सांद्रता होती है।
परंतु क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल में खिंचाते हैं एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गोले के केंद्र की ओर इंगित होती है तथा COO- भाग गोले के पृष्ठ पर रहता है और इस प्रकार बना पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, निम्न सांद्रता पे इस तरीके से आप बता के आएंगे कि निम्न सांद्रता पे जो स्टीरेट आयन है वो इस तरीके से होते हैं कि जो ऋणात्मक भाग है यानी जो आयनिक भाग है वो तो जल के अंदर रहता है, लेकिन अगर हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता पे बात करें तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता पे देखिए पूंछ वाला भाग अंदर की ओर आ गया और आयनिक भाग बाहर की ओर एकत्रित होकर एक गोलीय रूप में आयनिक मिसेल का क्या करते हैं, निर्माण, यानी एक पुंज का निर्माण करते हैं। और देखिए ये कब होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता पे ही मिसेल का निर्माण होता है। तो आप ये बता के आएंगे। चलिए आगे देखिए, अब साबुन की अपमार्जन क्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखिए साबुन की अपमार्जन क्रिया में होता यह है कि जल विरोधी चिकनाई में साबुन का जल विरोधी सिरा मिल जाता है तथा साबुन के अणु संगुणित होकर मिसेल का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों, आपको बताया हुआ है जब चिकनाई को हाथ से मसला जाता है, देखिए जब चिकनाई को हाथ से मसला जाता है तो चिकनाई छोटी छोटी बूंदों के रूप में हट जाती है और जल के अंदर आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अब आप इस तरीके से साबुन की अपमार्जन क्रिया का भी आप डायग्राम बना के आएंगे कि देखिए ये तो क्या है, जो क करके जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये कपड़े पर कोई ग्रीस का दाग है। ठीक है, ख देखिए ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टेरेट आयन, यानी जब साबुन में डाला जाता है इस कपड़े को, चिकनाई युक्त कपड़े को, तो देखिए साबुन जो ये चिकनाई है, देखिए जो चिकनाई है, चिकनाई के चारों तरफ देखिए स्टेरेट आयन व्यवस्थित हो गए। और ग देखिए क्या है, स्टेरेट आयनों द्वारा घिरी ग्रीस की बूंदे यानी बनी हुई मिसेल। और देखिए इस तरीके से मिसेल का निर्माण होता है। चिकनाई के चारों ओर ये स्टेरेट आयन अरेंज होके क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं और चिकनाई दूर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी साबुन के अपमार्जन क्रिया को भी समझा के आएंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? चलें आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। विषमांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों विषमांगी जो उत्प्रेरण होते हैं उनके 4 उदाहरण बताने हमें। तो देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और देखिए समझने की कोशिश करिए। पहला देखिए, पहला कौन सा प्रक्रम है जिसमें विषमांगी उत्प्रेरक को काम में लेते हैं या जो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए पहला आप बताएंगे अमोनिया उत्पादन के लिए होबर प्रक्रम। देखिए अमोनिया उत्पादन का जो होबर प्रक्रम है ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, और देखिए इसमें हम क्या काम में लेते हैं, देखिए इसमें उत्प्रेरक क्या काम में लेते हैं, सूक्ष्म विभाजित लोहा मोलिब्डेनम को वर्धक के रूप में। ठीक है, ये काम में लेते हैं। और अवस्थाएं देखिए क्या क्या है इसके लिए, 200 बार दाब तथा 723 से 773 केल्विन ताप। ठीक है, तो आप ये भी बता के आएंगे कि इसमें कौन से उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। और देखिए आजकल आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया अमोनिया उत्पादन के लिए होबर प्रक्रम। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ठीक है, और देखिए बच्चों हमने जब इनके बारे में पढ़ा था, उत्प्रेरक के बारे में और उत्प्रेरण के बारे में, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये विषमांगी उत्प्रेरण अपना काम करता है। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ठीक है, और देखिए इसमें क्या उत्प्रेरक काम में लेते हैं, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस, यानी प्लेटिनीकृत जो एस्बेस्टोस होता है उसे इसके लिए काम में लेते हैं। और ताप देखिए 573 केल्विन ताप। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गए हमारे 2 विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। आगे देखिए तीसरा उदाहरण देखिए विषमांगी उत्प्रेरण का।
देखिए बच्चों तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण आप बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए संस्पर्श प्रक्रम। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसे कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और देखिए इसके लिए आप देखिए क्या उत्प्रेरक काम में लेते हैं, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये काम में लेते हैं V2O5। और ताप देखिए 673 केल्विन से 723 केल्विन। ठीक है, और चौथा उदाहरण देखिए विषमांगी उत्प्रेरण का, चौथा है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। तो देखिए इसमें वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण है उसमें देखिए क्या काम में लेते हैं, निकिल या प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में बता के आएंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 20 देखिए, उत्प्रेरक की सक्रियता एवं वरण क्षमता का क्या अर्थ है। देखिए पहला देखिए सक्रियता, उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारकों का उत्प्रेरक पर प्रबलता से अधिशोषण हो। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा देखिए वर्णात्मकता यानी चयनात्मकता क्या होती है। ठोस अधिशोषकों की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, अर्थात विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक होते हैं। अभिकारकों के समान होने पर भी भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, चले आगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए। देखिए बच्चों, जियोलाइटों द्वारा उत्प्रेरण के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों उत्तर देखिए, धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेटों को जियोलाइट कहते हैं। भाई क्या होता है, धातुओं के जो एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं उन्हें जियोलाइट कहते हैं। इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। आगे देखिए, ये त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi यानी ये ढांचा बनाते हैं। इनमें होने वाली अभिक्रियाएं अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के आकार एवं आकृति के साथ साथ जियोलाइट के सहरंध्रों एवं कोटरों पर निर्भर करती है। अतः इन्हें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जियोलाइट। चलें आगे। अब उदाहरण देखिए, जियोलाइट का उदाहरण देंगे ZSM5 ठीक है नामक जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। इसके द्वारा अल्कोहल को गैसोलीन में बदला जाता है। तो इस तरीके से आप जियोलाइट के बारे में बताएंगे और जियोलाइट का उदाहरण भी देके आएंगे। ठीक है, चले आगे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण वह उत्प्रेरकीय क्रिया होती है जो उत्प्रेरक की छिद्र संरचना तथा अभिकारक या उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। और इसका भी उदाहरण क्या है, देखिए हाइड्रोकार्बनों का जियोलाइट की उपस्थिति में भंजन। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्न पदों यानी शब्दों को समझाइए। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ पद दिए हुए हैं, उन्हें हमें समझाना है। पहला देखिए विद्युत कर्ण संचलन, दूसरा है स्कंदन, तीसरा है अपोहन, चौथा है टिंडल प्रभाव। तो देखिए बच्चों ये चारों ही जो पद है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं कि विद्युत कर्ण संचलन क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, अपोहन क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा का वैसा आपको इसका आंसर लिख के आना है। प्लस जहाँ पे चित्र बनाने की उपयोगिता है यानी जहाँ पे चित्र बनाने हैं वहाँ पे आपको इनके चित्र बना के भी समझा के आने हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए विद्युत कर्ण संचलन। देखिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन विद्युत कर्ण संचलन कहलाता है। धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर जबकि ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर गति करते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और साथ में आप ये डायग्राम भी बना के आएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आप इस डायग्राम को भी देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में इस डायग्राम को बना के इस डायग्राम को भी समझा के आएंगे।
ठीक है। तो देखिए आप विद्युत कण संचलन का ये डायग्राम बना के आएंगे, जिसमें एक तरफ कैथोड है, इधर एनोड है, ठीक है, और एक ये यू शेप की नलिका ली हुई है, ठीक है ना। और देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये देखिए ये रोधनी है और इसमें कोई कोलाइडी विलयन है, और जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आप देखेंगे जो ये ऋणावेश है ये एनोड की ओर गमन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बना के समझा के आएंगे, ठीक है। चले आगे। दूसरा देखिए स्कंदन क्या होता है। कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, यदि इनके आवेश को हटा दिया जाता है तो कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं, ठीक है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, और यह प्रक्रम सोल का स्कंदन कहलाता है। देखिए बच्चों मैंने आपको स्कंदन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो देखिए स्कंदन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए वैद्युत कण संचलन के द्वारा, दूसरा क्या है दो विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके, तीसरा है क्वथन द्वारा, और चौथा है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। इन तरीके से स्कंदन किया जा सकता है। देखिए जब एक वैद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, इससे उदासीनीकरण होता है, और जिससे क्या होता है स्कंदन। तो ये आप पूरा लिख के आएंगे। देखिए कणों पर आवेश के उदासीनीकरण के लिए उत्तरदायी आयन स्कंदक आयन कहलाते हैं। एक ऋण आयन धनात्मक आवेशित सोल का स्कंदन करता है तथा धनायन ऋणात्मक आवेशित सोल का, ठीक है। आगे देखिए यह देखा गया है कि साधारणतः ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। इसे हार्डी-शुल्से नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डी-शुल्से नियम। आगे देखिए ऋण सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम निम्न होता है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, किसी भी ऋण सोल के स्कंदन में जो धनायन है उनकी ऊर्णन क्षमता का क्रम है एल्यूमिनियम +3, फिर Ba+2 और फिर सोडियम प्लस, ठीक है। तो देखिए इसकी ऊर्णन क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए धन सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम। तो देखिए बच्चों ये क्या है, किसी भी धन सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम है, ठीक है। आगे देखिए किसी वैद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सोल को 2 घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब तीसरा देखिए अपोहन। देखिए कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्यों की अशुद्धियों को अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा वैद्युत अपघट्य के कणों को पृथक किया जाता है। वास्तविक विलयन के कण जांतव झिल्ली, पार्चमेंट पत्र या सेलोफोन शीट में से निकल जाते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं, अतः जांतव झिल्ली को अपोहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अपोहन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आगे देखिए अपोहन के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। इस विधि में कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बैग पात्र में लटकाया जाता है, जिसमें से होकर लगातार जल बहता रहता है। अणु एवं आयन झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं एवं शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है, ठीक है। और देखिए बच्चों इस तरीके से आप अपोहन का डायग्राम भी बना के आएंगे, ठीक है। चले आगे चौथा देखिए टिंडल प्रभाव। देखिए जब अंधेरे में रखे किसी समांगी विलयन को प्रकाश की दिशा से देखा जाता है तो यह स्वच्छ दिखाई देता है तथा यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत देखा जाता है तो यह पूर्णतः अदीप्त दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन को इस प्रकार पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी दिखाई देता है, परंतु इन्हें प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर मंद से प्रबल दूधियापन दर्शाते हैं। अर्थात प्रकाश किरण पुंज का पारगमन पथ नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए यह प्रभाव सर्वप्रथम फैराडे ने प्रेक्षित किया तथा टिंडल ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको टिंडल प्रभाव बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आगे देखिए
प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। ठीक है, और देखिए टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर को प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए इस तरीके से आप ये टिंडल प्रभाव का डायग्राम बना के ये समझा के आएंगे। देखिए बच्चों, परीक्षा में आप इस तरीके से जो टिंडल प्रभाव का डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बनाएंगे और ये समझा के आएंगे कि किस तरीके से देखिए टिंडल शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, और टिंडल प्रभाव मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। देखिए इमल्शनों यानी पायस के 4 उपयोग लिखिए। देखिए बच्चों, जो पायस है उनके 4 उपयोग बताने हैं। तो देखिए उत्तर देखिए, पहला देखिए झाग पल्लवन प्रक्रम द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इमल्सिफिकेशन पर आधारित होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा उपयोग देखिए, साबुन तथा डिटर्जेंट की शोधन क्रिया गंदगी तथा साबुन के विलयन के मध्य इमल्शन बनने के कारण ही होती है। ठीक है, तीसरा देखिए दूध जल में वसा का इमल्शन है। और चौथा देखिए विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्रीम, हेयर डाई, शैम्पू आदि अनेक औषधियाँ तथा लेप आदि इमल्शन होते हैं। तो ये इमल्शनों के क्या हो गए? 4 उपयोग। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिए, मिसेल क्या है? मिसेल निकाय का एक उदाहरण दीजिए। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्यों के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार के पुंजित कण क्या कहलाते हैं? मिसेल कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप मिसेल के बारे में बता के आएंगे कि मिसेल क्या है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण देंगे भाई, जल परिक्षेपण माध्यम में साबुन के अणुओं के स्टेरेट की विभिन्न इकाइयां पुंजित कोलाइडी आकार के कण बनाती है जिन्हें मिसेल कहते हैं। तो आप इस तरीके से मिसेल का उदाहरण भी देके आएंगे। चले आगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये कुछ पद है जिन्हें समझाना है। पहला एल्कोसोल, दूसरा एरोसोल, तीसरा क्या है? हाइड्रोसोल। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, पहला एल्कोसोल देखिए, वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है एल्कोसोल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, एथिल अल्कोहल में सेलुलोस नाइट्रेट का कोलाइडी सोल, ये इसका क्या हो गया? उदाहरण। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए एरोसोल क्या होता है? वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में वायु तथा गैस का प्रयोग किया जाता है एरोसोल कहलाता है। उदाहरण क्या हो गया इसका? कोहरा। तीसरा देखिए हाइड्रोसोल, वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोसोल कहलाता है। और उदाहरण देखिए क्या हो गया? स्टार्च सोल। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कोलाइडी एक पदार्थ नहीं पदार्थ की एक अवस्था है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह कथन सत्य है। देखिए बच्चों यह कथन सत्य है कि कोलाइडी एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ की क्या है? अवस्था। ठीक है, क्योंकि एक पदार्थ किसी एक विलयन में तो कोलाइड होता है। देखिए एक पदार्थ किसी एक विलयन में तो कोलाइड होता है, जबकि किसी अन्य में क्रिस्टलाभ। इसका तात्पर्य यह है कि कोलाइड पदार्थ नहीं है, यह परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर निर्भर करता है, जो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 तक बदलता है। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए बच्चों, इस यूनिट को ध्यान से पढ़िए। इसमें ऐसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कोई घुमा फिरा के प्रश्न नहीं बनता है, ऐसे कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस यूनिट को अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।